स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पास डायबिटीज मेलेटस से जुड़े कुछ ज़रूरी स्रोत हैं और हम इन पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। मकसद ये है कि हम इसके जो फौरी असर हैं और जो लंबे समय तक चलने वाले असर हैं उनको समझें, पता लगाने के तरीके और इस हालत के पीछे शरीर में असल में क्या चल रहा होता है उसे भी देखें। तो चलिए इन जानकारियों को ज़रा खंगालना शुरू करते हैं। ये स्रोत डायबिटीज़ के कई पहलुओं को छूते हैं, मतलब इसके आम लक्षणों से लेके जो गंभीर दिक्कतें होती हैं और जांच के तरीके, उन सब तक। तो शुरुआत करते हैं डायबिटीज के उन फौरी लक्षणों से जो अक्सर सामने आते हैं। स्रोतों में जिक्र है पॉलिटिक्सिया यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना, पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब आना, पॉलीफेजिया यानी ज्यादा भूख लगना और बेवजह वजन का घटना। ये तो क्लासिक लक्षण है। बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लासिक है और अक्सर मरीज इन्हीं की वजह से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। हाँ, और अगर ध्यान न दिया जाए तो स्थिति बिगड़ सकती है ना, जैसे टाइप 1 डायबिटीज में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डीके जिसे कहते हैं। जी, डीके, और टाइप 2 में हाइपरऑस्मोला हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, एचएचएस, ये दोनों ही बहुत गंभीर स्थितियां हैं। जानलेवा हो सकती है मतलब। हाँ, बिल्कुल। ये ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज हैं जिन पर फौरन ध्यान देना, एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, एक बात और जो इन स्रोतों में मैंने देखी वो थी त्वचा पर रैशेस का होना। बताया गया है कि ये ग्रोथ हार्मोन और एपिनेफ्रीन हार्मोन्स के असंतुलन से जुड़े हो सकते हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। और दिलचस्प ये है कि ये उन मरीजों में भी दिख सकता है जो स्टीरॉयड थेरेपी पर हैं। सही कहा, क्योंकि स्टेरॉइड भी ब्लड शुगर लेवल को गड़बड़ा सकते हैं, ये हमें पता है। हाँ, तो ये फौरी लक्षण तो चिंता की बात है ही, लेकिन डायबिटीज का जो असली और लंबा चलने वाला खतरा है ना, वो उसकी दीर्घकालिक जटिलताओं में है। ये दिक्कतें अक्सर सालों तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहने की वजह से धीरे धीरे पनपती हैं। स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे मुख्य रूप से 2 तरह की प्रक्रियाएं काम करती हैं। पहली है गैर एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन। गैर एंजाइमेटिक ग्लाइकेशन, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ है, पर इसे यूं समझिए कि जैसे शहद किसी चीज पर लग जाए और उसे चिपचिपा और सख्त बना दे। हाँ। वैसे ही खून में जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज बिना किसी एंजाइम की मदद के शरीर के प्रोटीन से चिपक जाता है, खास तौर पर खून की नलियों की दीवारों के प्रोटीन से। अच्छा। और इससे वो सख्त और कमजोर होने लगते हैं। इसी को ग्लाइकेशन कहते हैं मोटे तौर पर। समझ गया। इसका असर सबसे पहले छोटी खून की नलिकाओं पर दिखता है, मतलब उनकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, हाँ, वो मोटी हो जाती है और इससे फिर उनका कामकाज बिगड़ जाता है। इसके नतीजे कई अंगों में नजर आते हैं, जैसे आंखों में रेटिनोपैथी हो सकती है। रेटिनोपैथी यानी आंख के पर्दे को नुकसान। जी बिल्कुल, आंख के पर्दे यानी रेटिना को नुकसान। इसमें खून का रिसना हो सकता है, छोटी नसें गुब्बारे की तरह फूल सकती हैं, माइक्रो एन्यूरिज्म्स जिन्हें कहते हैं, और नई कमजोर नसें भी बन सकती हैं। इससे धीरे धीरे नजर जा सकती है। ग्लूकोमा का खतरा भी बढ़ जाता है। बाप रे। और गुर्दों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसे नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें गुर्दे की जो फिल्टर करने वाली इकाइयां हैं, ग्लोमेरुली, उनमें खास तरह की सख्ती आ सकती है। नोड्यूलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसे। और पेशाब में प्रोटीन आने लगता है, प्रोटीनूरिया। शुरुआत में ये बहुत कम मात्रा में होता है, जिसे माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया कहते हैं। अच्छा। और ये एक तरह का शुरुआती चेतावनी का संकेत है। अच्छा, तो इसे पकड़ना जरूरी है, बहुत जरूरी। और यही एक जरूरी बात यह है कि स्रोत बताते हैं कि कुछ दवाएं हैं जैसे एस इनहिबिटर्स और ARBs। हाँ, ये ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं ना। जी, आमतौर पर ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं, लेकिन ये गुर्दों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकती हैं। हाँ। खासकर उन मरीजों में जिनमें ये प्रोटीनूरिया शुरू हो गया हो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ना। इसके अलावा बहुत छोटी धमनियों का सख्त होना, आर्टेरियलोस्क्लेरोसिस जिसे कहते हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर और लंबे समय तक चलने वाली किडनी की बीमारी यानी CKD का कारण बन सकता है। अच्छा, ये तो हुई छोटी नलियों की बात, लेकिन ग्लाइकेशन और दूसरे फैक्टर्स वो बड़ी खून की नलियों को भी नहीं छोड़ते, बड़ी धमनियों को भी। हाँ, ये सब मिलकर एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा देते हैं, मतलब धमनियों में चर्बी जमने से उनका सख्त और संकरा हो जाना। और इसके नतीजे तो फिर बहुत गंभीर होंगे। बहुत गंभीर। दिल की धमनियों में रुकावट से कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD और हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या MI, इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं कि डायबिटीज के मरीजों में मौत का सबसे आम कारण हार्ट अटैक ही है। सच में? सबसे आम कारण। जी। फिर पैरों और शरीर के दूसरे हिस्सों की धमनियों में रुकावट से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज पीवीडी होती है। इससे दर्द होता है, घाव नहीं भरते, गैंग्रीन। हाँ, और यहाँ तक कि पैर काटने तक की नौबत आ सकती है। और दिमाग की धमनियों में रुकावट से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वाकई ये जानना तो बहुत चिंताजनक है कि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल कैसे चुपचाप पूरे खून के दौरे के सिस्टम को, छोटी बड़ी हर नली को धीरे धीरे खोखला कर सकता है। बिल्कुल एक साइलेंट किलर की तरह। ये सचमुच एक दोधारी तलवार है, जैसा आपने बताया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर जिससे डायबिटीज नुकसान पहुंचाती है, ऑस्मोटिक क्षति। स्रोत बताते हैं कि ये तब होता है जब कुछ खास अंगों की कोशिकाओं में सॉर्बिटॉल नाम का एक शुगर एल्कोहल जमा होने लगता है। हाँ, सॉर्बिटॉल। ऐसा उन कोशिकाओं में होता है जिनमें एल्डोज रिडक्टेस नाम का एंजाइम तो होता है जो फालतू ग्लूकोज को सॉर्बिटॉल में बदल देता है। जी। लेकिन सॉर्बिटॉल डिहाइड्रोजिनेज नाम का दूसरा एंजाइम या तो बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, और ये दूसरा एंजाइम सॉर्बिटॉल को आगे प्रोसेस करता है। हाँ। तो इसके ना होने से सॉर्बिटॉल कोशिका में इकट्ठा होने लगता है। यही है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और सॉर्बिटॉल की खासियत है कि वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव है। अच्छा, पानी को खींचता है। हाँ, तो जब ये कोशिका में जमा होता है तो बाहर से पानी अंदर आने लगता है, कोशिका फूल जाती है और उसे नुकसान पहुंचता है, जैसे किसी गुब्बारे में ज्यादा हवा भर दें। यही है ऑस्मोटिक क्षति। हाँ, और इसका सबसे ज्यादा असर कहाँ दिखता है? स्रोतों के अनुसार नसों पर। बिल्कुल, नसों पर। इससे होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें मोटर नसें जो मांसपेशियों को कंट्रोल करती हैं, हाँ, और सेंसरी नसें जो महसूस करने में मदद करती हैं, हाँ, दोनों प्रभावित होती हैं। अक्सर इसे ग्लव और स्टॉकिंग पैटर्न कहा जाता है। ग्लव और स्टॉकिंग? ये क्यों? क्योंकि शुरुआती लक्षण जैसे सुन्नपन, झुनझुनी, जलन या दर्द वो आमतौर पर पहले हाथों और पैरों में महसूस होते हैं, जैसे दस्ताने या जुराबें पहनी हो उस एरिया में। अच्छा, समझ गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ऑटोनॉमिक नसें भी प्रभावित होती हैं। ऑटोनॉमिक नसें ये कौन सी होती हैं? ये वो नसें हैं जो शरीर के अपने आप चलने वाले कामों को कंट्रोल करती हैं, जैसे पाचन, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर वगैरह। ओह, तो इनके खराब होने से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जर्ड यानी एसिडिटी, गैस्ट्रोपैरेसिस मतलब पेट का बहुत धीरे खाली होना। हाँ, सुना है इसके बारे में। जिससे उल्टी मतली हो सकती है और डायबिटिक डायरिया भी हो सकता है। अच्छा, आंखों पर भी तो इसका असर पड़ता है शायद, मोतियाबिंद। जी हाँ, बिल्कुल। लेंस के अंदर सॉर्बिटॉल जमा होने से मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट्स जल्दी और तेजी से बन सकता है। तो हमने देखा कि लंबे समय की दिक्कतें दो मुख्य रास्तों से आती हैं। एक तो ग्लाइकेशन से, खून की नलियों को नुकसान। हाँ। और दूसरा ऑस्मोटिक क्षति से, नसों और आंखों के लेंस को नुकसान। अब सवाल ये उठता है कि इस हालत का पता कैसे लगाया जाए? निदान। हाँ, डायग्नोसिस कैसे होता है? स्रोत हमें 4 मुख्य टेस्ट के बारे में बताते हैं। पहला है HbA1c टेस्ट। HbA1c, ये तो काफी कॉमन टेस्ट है आजकल। हाँ, बहुत कॉमन है। ये खून में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल मापता है। सीधे शब्दों में कहे तो ये बताता है कि पिछले लगभग 2-3 महीनों में औसतन ब्लड शुगर कितना रहा है। 2-3 महीने का एवरेज? जी, ये लाल रक्त कोशिकाओं की उम्र पर आधारित होता है, जो करीब 120 दिन होती है। अगर HbA1c का लेवल 6.5% या उससे ज्यादा है तो ये डायबिटीज का संकेत है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी का HbC ज्यादा है तो मान सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने उनका शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रहा, भले ही आज उनका फास्टिंग शुगर नॉर्मल क्यों ना हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल। HbA1c हमें एक लंबी तस्वीर दिखाता है जो किसी एक दिन के शुगर लेवल से ज्यादा भरोसेमंद हो सकती है कई बार। ठीक है, और दूसरा टेस्ट? दूसरा टेस्ट है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। इसमें कम से कम 8 घंटे भूखे रहने के बाद खून का सैंपल लिया जाता है। अगर फास्टिंग ग्लूकोज 126 mg/dl या उससे ज्यादा है तो ये भी डायबिटीज का संकेत है। 126 mg/dl, ठीक है। तीसरा है 2 घंटे वाला ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। हाँ, इसमें पहले फास्टिंग सैंपल लेते हैं, फिर 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोलकर पिलाते हैं और ठीक 2 घंटे बाद फिर से सैंपल लेते हैं।
अगर 2 घंटे बाद ग्लूकोज लेवल 200 mgdl या उससे ज्यादा है तो इसे भी डायबिटीज माना जाता है। 200 mgdl, ओके। और चौथा है रैंडम प्लाज्मा ग्लूकोज। ये टेस्ट दिन में कभी भी किया जा सकता है, खाने पीने का कोई हिसाब नहीं रखना होता। कभी भी। ग्लाइसीमिया के वो क्लासिक लक्षण भी मौजूद हैं, जैसे ज्यादा प्यास, ज्यादा पेशाब, वजन घटना। हाँ, जो हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल। अगर लक्षण भी है और रैंडम शुगर 200 या ज्यादा है तो ये भी डायबिटीज का पक्का निदान है। ये समझना जरूरी है कि ये खास कट ऑफ वैल्यू क्यों तय की गई हैं। ये वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर लंबे समय की जटिलताओं का खतरा काफी बढ़ जाता है। अच्छा। हर टेस्ट शुगर कंट्रोल के अलग पहलू को दिखाता है। HbA1c लंबे समय का औसत बताता है, फास्टिंग ग्लूकोज खाली पेट की स्थिति दिखाता है और OGGT शरीर की ग्लूकोज को संभालने की क्षमता को जांचता है। बिल्कुल। तो निदान के ये तरीके समझने के बाद चलिए अब इस पूरी स्थिति की जड़ यानी पैथोफिजियोलॉजी पर गहराई से नजर डालते हैं। स्रोतों में एक काफी मददगार फ्लोचार्ट दिया गया है। हाँ, वो फ्लोचार्ट काफी अच्छा है। वो दिखाता है कि जब इंसुलिन की कमी होती है या शरीर इंसुलिन के प्रति असंवेदनशील हो जाता है तो क्या-क्या होता है। आइए इसे कदम दर कदम समझने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है इंसुलिन की कमी या उसके ठीक से काम ना करने से। इंसुलिन का मुख्य काम है कोशिकाओं के दरवाजे खोलना ताकि खून से ग्लूकोज अंदर आ सके और ऊर्जा के लिए इस्तेमाल हो सके। जी। जब इंसुलिन नहीं होता या बेअसर होता है तो ऊतक टिश्यूज ग्लूकोज का इस्तेमाल कम कर पाते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसका सीधा नतीजा खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया। जब ये लेवल एक हद से ऊपर चला जाता है, रीनल थ्रेशोल्ड कहते हैं उसे, करीब 180 mgdl, तो गुर्दे सारे ग्लूकोज को वापस खून में नहीं खींच पाते, फालतू ग्लूकोज पेशाब में निकलने लगता है, ग्लाइकोसूरिया। अच्छा, पेशाब में शुगर। तो मतलब पेशाब में शुगर जाने से शरीर का पानी भी निकल जाता है, जैसा आपने पहले बताया था। बिल्कुल। यहीं से दिक्कतों का वो सिलसिला शुरू होता है। पेशाब में ग्लूकोज की मौजूदगी ऑस्मोटिक डायरेसिस कराती है। ऑस्मोटिक डायरेसिस? आसान भाषा में कहें तो पेशाब में मौजूद शुगर अपने साथ पानी को भी बाहर खींच ले जाती है, जैसे स्पंज पानी सोखता है। इससे पेशाब बहुत ज्यादा आता है, पॉलीयूरिया। हाँ। और इसके साथ ही शरीर से पानी और जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम और पोटेशियम का भी नुकसान होता है। अरे बाप रे, सोडियम पोटेशियम भी निकल जाते हैं। हाँ, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स के इस नुकसान से शरीर में खून और तरल पदार्थ की कुल मात्रा कम हो जाती है, हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो खून का दौरा धीमा पड़ सकता है, सर्कुलेटरी फेलियर, और ऊतकों तक जरूरी खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, लो टिश्यू परफ्यूजन। गंभीर हालत में ये कोमा और मौत का कारण भी बन सकता है। ओह, फ्लो चार्ट ये भी दिखाता है कि खून में ग्लूकोज बढ़ने से खून गाढ़ा हो जाता है, मतलब उसकी ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है। जी, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है। दिमाग इसे महसूस करता है और प्यास लगने का सिग्नल भेजता है। इसीलिए वो तेज प्यास लगती है, पॉलीडेप्सिया। बिल्कुल। ये शरीर का पानी की कमी को पूरा करने का एक तरीका है। लेकिन इंसुलिन की कमी का असर सिर्फ ग्लूकोज पर ही नहीं पड़ता है ना। स्रोत बताते हैं कि लिवर में जमा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, वो भी ज्यादा टूटने लगता है। हाँ, ग्लाइकोजेनोलिसिस बढ़ जाता है और शरीर दूसरे स्रोतों से जैसे प्रोटीन और फैट से नया ग्लूकोज बनाना भी तेज कर देता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा। ये दोनों चीजें खून में शुगर लेवल को और ज्यादा बढ़ा देती हैं, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया को और बिगाड़ती हैं। और प्रोटीन का क्या होता है? उसके साथ ही शरीर में प्रोटीन भी तेजी से टूटने लगता है, प्रोटियोलिसिस बढ़ जाता है। इंसुलिन आमतौर पर प्रोटीन बनने में मदद करता है और उसे टूटने से रोकता है। इसकी कमी से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, मसल मास कम होता है और वजन घटने लगता है। अच्छा, इसलिए वजन घटता है। हाँ, ये भी एक बड़ा कारण है। और शायद सबसे खतरनाक बदलाव होता है वसा यानी फैट के मेटाबॉलिज्म में। फैट मेटाबॉलिज्म में कैसे? देखिए, इंसुलिन फैट को टूटने से रोकता है। जब इंसुलिन की कमी होती है तो फैट टिश्यू से बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री फैटी एसिड्स FFAs निकलकर खून में आ जाते हैं। खून में फ्री फैटी एसिड्स बढ़ जाते हैं? हाँ, और ये फ्री फैटी एसिड लिवर में पहुंचते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण लिवर इन्हें ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने के बजाय कीटोन बॉडीज में बदलना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को कीटोजेनेसिस कहते हैं। कीटोजेनेसिस मतलब कीटोन बॉडीज बनना। जी, नतीजा
खून में कीटोन बॉडीज का लेवल बहुत बढ़ जाता है, कीटोनीमिया, और ये पेशाब में भी आने लगते हैं, कीटोन्यूरिया। और यही है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, DKA। बिल्कुल, यही DKA की जड़ है। कीटोन बॉडीज जैसे एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ये तेजाबी होती हैं, एसिडिक। अच्छा, तो फैट के टूटने से खून में तेजाब बनने लगता है, एसिड। हाँ बिल्कुल, जब ये कीटोन बॉडीज खून में बहुत ज्यादा जमा हो जाती हैं तो खून का पीएच कम हो जाता है, मतलब खून तेजाबी हो जाता है। इसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये एक खास तरह का एसिडोसिस है जिसे एनियन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। शरीर इस तेजाबियत को कम करने की कोशिश करता है। एक तरीका है फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड, जो पानी में घुलकर एसिड बनाती है, उसे ज्यादा तेजी से बाहर निकालना। तो इसके लिए मरीज तेजी से और गहरी सांस लेने लगता है। एकदम सही, इसे कुसुमोल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये एसिडोसिस का एक खास लक्षण है, तेज और गहरी सांसें। अच्छा। मतलब शरीर तेजी से सांस लेकर खून से तेजाब निकालने की कोशिश कर रहा होता है। ये तो शरीर का अपना बचाव का तरीका हुआ। सही कहा, बिल्कुल। लेकिन एसिडोसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स की गड़बड़ी से उल्टी भी हो सकती है, वॉमिटिंग। हाँ, उल्टी भी। हाँ, और उससे शरीर से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का नुकसान और बढ़ जाता है। फ्लो चार्ट ये भी बताता है कि कीटो एसिडोसिस में खून में लैक्टेट का लेवल भी बढ़ सकता है। लैक्टेट भी। हाँ, सीरम लैक्टेट बढ़ सकता है, जो शायद ऊतकों तक खून की सप्लाई कम होने का संकेत हो। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो इंसुलिन की कमी से शुगर कोशिकाओं में जा नहीं पाती, खून में बढ़ जाती है, पेशाब में निकलने लगती है और शरीर का पानी खींच लेती है। हाँ। साथ ही शरीर ऊर्जा के लिए फैट तोड़ने लगता है, जिससे तेजाब यानी कीटोन्स बनते हैं, और ये दोनों चीजें मिलकर गंभीर समस्याएं पैदा करती हैं, जैसे DKA। तो इस पूरी चर्चा और उस फ्लो चार्ट के विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ है कि डायबिटीज मेलिटस सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है। ये तो एक बहुत ही उलझी हुई जटिल स्थिति है। हाँ, बहुत जटिल। इसके फौरी लक्षण तो हैं ही, लेकिन असली खतरा उन लंबे समय की जटिलताओं में है जो धीरे धीरे शरीर के लगभग हर जरूरी अंग पर असर डाल सकती हैं। आंखें, गुर्दे, नसें, दिल, खून की नलियां, सब पर। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि इसका पता लगाने के लिए खास ब्लड टेस्ट हैं, HbA1c, फास्टिंग ग्लूकोज, OGTT और रैंडम ग्लूकोज, और उनके तय कट ऑफ लेवल हैं जो आगे होने वाली जटिलताओं के खतरे से जुड़े हैं। जी, और जैसा फ्लो चार्ट ने दिखाया, इस सब के केंद्र में है इंसुलिन का सही से काम न कर पाना। ये न सिर्फ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ता है, हाँ। बल्कि प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक हार्मोन का संतुलन बिगड़ने से पूरे शरीर में मेटाबॉलिज्म का संकट खड़ा हो सकता है। इसके नतीजे सिर्फ खून की छोटी बड़ी नलियों के ढांचे को नुकसान पहुंचाना ही नहीं, बल्कि DKA जैसी जानलेवा इमरजेंसी पैदा करना भी है। सही बात है। ये बात डायबिटीज के मैनेजमेंट में सिर्फ ब्लड शुगर कंट्रोल करने के बजाय पूरे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत को भी उजागर करती है। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत डायबिटीज मेलिटस की जटिलताओं और उनके पीछे काम करने वाले पेचीदा शारीरिक तंत्रों पर केंद्रित रही। ये स्रोत साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये मसला सिर्फ खून में शुगर बढ़ जाने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ा एक विकार है जिसके असर बहुत दूर तक जाते हैं। इस सारी जानकारी को देखते हुए ये सोचने वाली बात है ना कि कैसे शरीर के सिर्फ एक सिस्टम जैसे इंसुलिन सिग्नलिंग में आई गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पर और इतने गंभीर नतीजे पैदा कर सकती हैं जो लगभग हर अंग को छूते हैं। हाँ, ये शरीर के सिस्टम्स के आपसी जुड़ाव का एक बड़ा उदाहरण है। शायद ये हमें अपने स्वास्थ्य को और शरीर के अलग-अलग सिस्टम के आपसी जुड़ाव को एक ज्यादा गहरे और कह सकते हैं कि जुड़े हुए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है।